जो खतरनाक भूकंप आपने देखा, ये तबाही नॉर्थ अफ्रीका के इस कंट्री में हुई थी जिसका नाम है मोरक्को। इस खतरनाक भूकंप ने 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब यूं तो डेथ टोल काफी बड़ा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक इसे टर्की सीरिया अर्थक्वेक के साथ कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि 6 फरवरी 2023 को टर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उसने 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और लाखों इंजर्ड हुए थे। भूकंप आखिर आता ही क्यों है? भूकंप को प्रेडिक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या भूकंप जल्दी जल्दी आ रहे हैं? इसके पीछे की साइंस तो हम इस वीडियो में समझेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले इस व्यक्ति को देखो। इनका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स। ये आपकी और मेरी तरह कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि वो इंसान है जिसने टर्की सीरिया अर्थक्वेक को 3 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। हाँ, वो ही टर्की सीरिया अर्थक्वेक जिसने 6 फरवरी 2023 को 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। असल में फ्रैंक हुगर बीट्स एक डच रिसर्चर और साइस्मोलॉजिस्ट हैं और अर्थक्वेक से जस्ट 3 दिन पहले यानी 3 फरवरी 2023 को उन्होंने ये ट्वीट किया। इंप्रेशंस देख के आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि ये ट्वीट बाद में कितना वायरल हुआ। मेनली उन्होंने 3 दिन पहले ही इस ट्वीट में लिख दिया था कि अभी या बाद में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक साउथ सेंट्रल टर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान को हिट करेगा। और उनकी इस प्रेडिक्शन के 3 दिन बाद ही भूकंप ने तबाही मचा दी थी। इस ट्वीट के बाद फ्रैंक काफी ज्यादा फेमस हो गए थे और उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये काफी बड़ा भूकंप अफगानिस्तान में ओरिजिनेट होगा और पाकिस्तान और इंडिया को अफेक्ट करेगा। इंडिया को अफेक्ट करेगा। अब इंडिया को कहां, कैसे और कब अफेक्ट करेगा, उससे पहले ये समझो कि अर्थक्वेक कहते किसे हैं और भूकंप आते ही क्यों हैं। हर कोई जानता है कि ये अर्थ है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि अर्थ के अंदर क्या है। देखो, अर्थ बेसिकली टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिसपे हम लोग रहते हैं उसे बोला जाता है क्रस्ट। क्रस्ट को अगर हटा के दिखाऊं तो उसके नीचे एक और लेयर है जिसे बोला जाता है मेंटल लेयर। मेंटल लेयर को भी अगर हटा दो तो इसके नीचे है आउटर कोर और आउटर कोर लेयर के भी नीचे है इनर कोर। अब पॉइंट सारा ये है कि ये जो क्रस्ट है ये सिंगल पीस में ना होकर टोटल 7 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। देखो, ये आप हो और आप अपने घर के सामने खड़े हो। अगर मैं जूम आउट करके उसी अर्थ के लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट को समझाऊं तो आप अर्थ के जिस लेयर पर खड़े हुए हो, ये जो इतनी लेयर है, इसको बोला जाता है क्रस्ट। इस क्रस्ट के और नीचे जो लेयर है उसे बोला जाता है मेंटल लेयर और मेंटल लेयर के और नीचे है आउटर कोर। फिर आउटर कोर लेयर के भी और नीचे है इनर कोर लेयर। मुद्दे की बात यह है कि अर्थ की ये सबसे अपर लेयर यानी ये क्रस्ट अलग अलग 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस प्लेट पे खड़े हो तो ये वाली एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है और ये साइड वाली एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है। 2 टेक्टोनिक प्लेट्स का जुड़ाव जिस जगह पर होता है उस जगह को बोला जाता है फॉल्ट जोन और अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ फॉल्ट जोन्स पर ही होते हैं। होपफुली अर्थ की लेयर्स तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई हैं। तो फाइनली अब ये भी समझ ही लो कि अर्थक्वेक्स आते ही क्यों हैं। क्रस्ट के नीचे ये जो मेंटल लेयर है, यहाँ एक्सट्रीम हॉटनेस की वजह से इस रीजन में कन्वेक्शन करंट का प्रोसेस होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का कारण बनता है। अब क्योंकि प्लेट्स स्लोली मूव करती हैं तो 2 प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जैगेड सरफेस होने की वजह से 2 प्लेट्स आपस में लॉक हो जाती हैं। इसकी वजह से एजेस पर स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इस लॉक को ओवरकम करती हैं, जिससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड अल्टीमेटली धरती में कंपन महसूस होता है और उसे ही अर्थक्वेक बोला जाता है। लेकिन अगर रेनफॉल को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तूफान को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, तो अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल क्यों है? देखो, कई बार आपने अपने पड़ोस वाले ज्ञानी भैया से तो सुना ही होगा कि जानवरों को, स्पेशली डॉग्स को, पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है और भैया कहते हैं कि बेचारे जानवर बोल नहीं सकते वरना हमें पहले ही पता चल जाता कि हमारी दुनिया हिलने वाली है। बट क्या एनिमल्स सच में अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हाँ, ज्ञानी भैया की बात सही है। जानवरों को भूकंप पहले ही सेंस हो जाता है और वो पहले से ही स्ट्रेंजली बिहेव करने लग जाते हैं। अब एनिमल्स को अर्थक्वेक पहले सेंस हो जाना काफी हद तक साइस्मिक वेव्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। याद है मैंने आपको ये टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से रब होने वाला एग्जांपल समझाया था। तो अर्थ के क्रस्ट में इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स का जिस पॉइंट पर इंटरेक्शन होता है जो धरती पर अर्थक्वेक्स को जन्म देता है, इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर। और अगर इस हाइपोसेंटर की सिधाई में सरफेस तक लाइन खींच दी जाए तो अर्थ सरफेस पर इस पॉइंट को बोला जाता है एपिसेंटर। जैसे आपने कई बार सुना होगा, इस भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली था, उस भूकंप का एपिसेंटर जयपुर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अर्थक्वेक आने पर इस हाइपोसेंटर से जो एनर्जी निकलती है वो साइस्मिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करती है और बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स पृथ्वी के अंदर फैलती हैं और बॉडी वेव्स भी 2 तरीके की होती हैं, पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स जिनका मूवमेंट कुछ इस प्रकार का होता है और एस वेव्स का मतलब है सेकेंडरी वेव्स जो ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्लो करती हैं और सबसे खतरनाक होती हैं। अभी भी अगर भूकंप आता है तो एस वेव्स के कंपैरिजन में पी वेव्स बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप ए पॉइंट पर खड़े हो और इस बी पॉइंट पर अगर भूकंप आया तो पी वेव्स आप तक पहले पहुंच जाएंगी और एस वेव्स बाद में पहुंचेंगी। एज पर यूएसजीएस ये पी वेव्स आमतौर पर इंसानों को फील नहीं होती।
रेयरली अगर किसी केस में इंसान को फील हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर एस वेव्स की बात की जाए तो वो तो भूकंप लेके ही आती हैं और झटके के रूप में हमें फील हो जाती हैं। तो जो पी वेव्स हम फील नहीं कर पाए थे, काफी एनिमल्स के सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो उन पी वेव्स को सेंस कर लेते हैं और स्ट्रेंजली बिहेव करने लगते हैं। इन शॉर्ट कहानी इतनी सी है कि अर्थक्वेक्स के प्रेडिक्शन के लिए हम जानवरों के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि पहली बात तो सारे एनिमल्स अर्थक्वेक को इक्वली सेंस नहीं कर पाते और उनका स्ट्रेंज बिहेवियर कई और कारणों की वजह से भी हो सकता है। तो ये कोई रिलायबल तरीका नहीं हुआ अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करने का। चलो जानवरों के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, पर क्या इंसानों के भरोसे भी नहीं बैठ सकते? दिन पे दिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ना जाने क्या क्या। पर सवाल तो अब भी वही है, इतना कुछ होने के बाद भी कोई ऐसी मशीन क्यों नहीं बन पा रही है जो अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट कर दे? यूएसजीएस के हिसाब से अर्थक्वेक्स तब प्रेडिक्टेबल माने जाएंगे जब कोई भी इंसान ये तीन चीजें कंबाइनली सही से प्रेडिक्ट कर सके। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक की लोकेशन और अर्थक्वेक का टाइम। अब अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने की जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और जितना डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पर ये मैग्नीट्यूड और लोकेशन को प्रेडिक्ट करना फिर भी ऑलमोस्ट पॉसिबल हो गया है, लेकिन अर्थक्वेक का टाइम बताना आज भी इम्पॉसिबल है। अगर आप फ्रैंक हुगर बीट्स के उस टर्की सीरिया वाले ट्वीट को भी ध्यान से देखो तो उसने भी मैग्नीट्यूड और लोकेशन प्रेडिक्ट किया था। टाइम का तो उसे भी अंदाजा नहीं था। तो प्रेडिक्ट करना, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि भूकंप कब आएगा, ये बता पाना इसलिए ही मुश्किल है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में रॉक्स किस जगह पर किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये स्टडी कर पाना एटलीस्ट आज पॉसिबल नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट्स यूं तो हमेशा ही मूव करती रहती हैं, बहुत धीरे से, लेकिन इस पूरे अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि लॉजिकली किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सोचने वाली बात यह भी है कि 2023 में क्या भूकंप सच में ज्यादा आ रहे हैं या मामला कुछ और ही है? देखो, अकॉर्डिंग टू नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, हर साल पूरी दुनिया में लगभग 20,000 अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसका मतलब हुआ लगभग 55 भूकंप हर दिन आते हैं। अगर साल 1900 के बाद का डेटा निकाला जाए तो एक साल में एवरेज 16 मेजर अर्थक्वेक्स आते हैं, जिसमें से 15 7.0 से 7.9 की रेंज में होते हैं और एक 8 या उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। अभी तक के किसी भी साल में आने वाले सबसे ज्यादा मेजर अर्थक्वेक्स 2010 में आए थे। उस साल टोटल 23 अर्थक्वेक्स ऐसे थे जिनका मैग्नीट्यूड 7.0 से ज्यादा था। पर अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो 2023 में अर्थक्वेक्स नॉर्मल रेट से ही आ रहे हैं। लेकिन हमें क्यों ज्यादा लग रहे हैं, उसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। भूकंप पॉपुलेटेड एरिया में अगर ज्यादा आते हैं कंपैरेटिव टू रिमोट रीजंस, तो वो लोगों के ज्यादा नोटिस में आते हैं क्योंकि पॉपुलेटेड एरिया में डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भूकंप काफी फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। दूसरा रीजन है अर्थक्वेक क्लस्टरिंग। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझो। इस लाइन पर मान लो ये है साल के 12 महीने। अब ये डॉट्स से हम डिनोट कर रहे हैं पर्टिकुलर मंथ्स में आने वाले भूकंप। अब अगर इन भूकंप की फ्रिक्वेंसीज को जोड़ दिया जाए और 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए तो ये हो गए 2 क्लस्टर्स। अर्थक्वेक क्लस्टरिंग से मतलब था कि इन क्लस्टर्स को नोटिस करते हैं, क्लस्टर्स के बीच में आ रहे गैप को नहीं। ऐसे समझिए कि हम लोग एक क्लस्टर की फ्रीक्वेंसी को नोटिस करके ये तो बोल देते हैं कि भूकंप ज्यादा आ रहे हैं, पर ये नहीं देखते कि क्लस्टर्स के बीच में गैप भी तो है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल कम्युनिकेशन। अब क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है और ग्लोबल कम्युनिकेशन बेटर हो रहा है, तो अब हमारे पास में ज्यादा खबरें पहुंच पाती हैं अर्थक्वेक्स की, ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं और इसके चलते ज्यादा अर्थक्वेक्स नोटिस में आ रहे हैं। ऑल इन ऑल, फिलहाल अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें किस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल यूज हो रहा है और फ्यूचर अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन के बारे में क्या सोचा जा रहा है, अगर इसमें सरकार इंटरफेयर करती है तो लोगों की काफी मदद होगी। फिलहाल इस वीडियो पर क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि एग्जैक्टली आदित्य L1 सन को कैसे स्टडी करेगा।